जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल? ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए बच्चे, लगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। सर जी, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो सबसे पहले बताइए, दशमलव प्रसार अगर मानिए 1/2 है तो 0.5 होगा। ये परिमेय संख्या 1/2 हुआ तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। ये क्या हो गया? शांत। 1/3 ये भी परिमेय संख्या है तो 0.3333 ये चलते रहेगा तो ये क्या हो गया? आवर्ती, अशांत। अशांत हुआ लेकिन ये क्या हो गया? आवर्ती हो गया। आवर्ती हो गया। अशांत और आवर्ती होगा दशमलव। अब बताइए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा आपको मिला, जल्दी से बताएंगे सर। सर आप सुबह में डिस्कशन कराइए, सुबह में। ठीक है बच्चे, देखते हैं। देखिए बात क्या है कि एक तो आपका आशीष सर लेते हैं 8-9 बजे तक लेते हैं, तो अगर 9 बजे तक सर लेते तो उसके बाद ही सर जी हम करा सकते हैं, ठीक है ना, डिस्कशन। तो आप मुझे बताएंगे जल्दी से, तो ये बताओगे शांत अशांत आवर्ती, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा? दोनों होगा। ठीक है बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बोला गया पाई से क्या है, तो सबसे पहले तो ये एक सिंबल है। जितने भी दुनिया में सिंबल नजर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या होता है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्या ये सही है? क्या वृत्त की परिधि 2πr होता है और बोला गया उसी वृत्त की व्यास, व्यास होता 2 गुना त्रिज्या, इससे ये कट गया तो क्या ये पाई के बराबर होगा? तो पाई के बराबर है, ये भी सत्य है, सही है। पाई की मान 3.145 ये सही है, ये भी सही है। तो हमारे यहां जितने भी आंसर दिया गया सभी सही है, तो एक से अधिक आंसर क्या होगा? डी होगा बच्चे। आगे आइए, बोला गया है यदि बहुपद px में x माइनस ए से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल pa है तो निम्न में कौन सी सत्य है? तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर में एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर में भागफल क्या होता है? भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है बच्चे। क्या होता है? प्लस शेष होता है। तो बहुपद px है, px में x माइनस ए से भाग देने पे तो यही px है बहुपद, यही भाज्य हुआ, और इसी भाज्य में x माइनस ए से भाग देना, जिससे भाग दिया जाता है वही भाजक होता है, और भागफल qx है और शेषफल हमारा pa है। ये समीकरण किस में है? तो px बराबर में x माइनस ए इंटू qx प्लस में pa। आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा, पहला ही आंसर होगा बच्चे। बहुत खूब, बहुत खूब, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। आगे आइए, अब ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की फॉर्मूला लिखा हुआ है। सर जी एक बात होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस में सी ए होता है साथियों। तो यहीं पे दिया गया है, ये के दिया गया है तो इसी की मान हो जाएगा के, क्योंकि इतना तो दिया गया, ये सी से मिल गया और आगे बढ़ाकर ये फॉर्मूला दे दिया गया है। तो ये के की मान क्या होगा? यही के की मान ए प्लस बी प्लस सी होगा। ए प्लस बी प्लस क्या होगा बच्चे? सी होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ दिया था, आंसर क्या होगा? बी होगा। आप जानते हैं एक स्ट्रेट एंगल पे 180 डिग्री का कोण होता है साथियों, 180 डिग्री का कोण होता है मेरे प्यारे मित्र। यहां से बताना है ये और ये बताना है, ये आप मुझे बताओगे ये 90 डिग्री हो गया, ये पूरा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? जी सर, ये सबसे पहले 2y मिला और ये 90 डिग्री का सिंबल है तो 90 होगा, और आगे 4y है बराबर में 180 डिग्री होगा। पूरा एक स्ट्रेट एंगल ये है, पूरा 180 डिग्री होगा साथियों। 90 घट जाएगा 180 में से 2y और 4y 6y हो जाएगा, और 90 घटेगा 90 तो y की मान सबसे पहले होगा 15 छक्का 90, 15 डिग्री। तो y की मान सबसे पहले 15 होगा। अगर y की मान 15 डिग्री हुआ, ध्यान दीजिएगा, y की मान अगर 15 डिग्री हुआ तो आप मुझे बताइएगा, यहां से 2y है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है, ये 30 हुआ तो ये इधर बताओगे, अगर
अगर ये एंगल 30 हुआ तो यहां से यहां कितना होगा सर? 180 में से 30 घटाएंगे तो सर 150, ये 150 हो गया। अगर ये 150 हुआ तो ये x की मान, z की मान क्या होगा सर? ये 30 हो जाएगा, क्योंकि पूरा ये 180 डिग्री 180 होगा। साथियों x की मान 150, y की मान 15 डिग्री और z की मान 30 डिग्री। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बोला गया एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और लंबाई बोला गया है उसका जो है उस धातु की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो पाइप में लगे हुए धातु का आयतन ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताएंगे, पाइप में जो धातु लगा है उसकी क्या निकालना है? आयतन निकालना है। मेरे प्यारे साथियों एक धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या दिया गया, बाह्य त्रिज्या 8 सेंट, अंतः त्रिज्या दिया गया। एक बात बताओगे, सबसे पहले बताइए, इस प्रकार का धातु होगा, दो त्रिज्या होगा, छोटी आंतरिक त्रिज्या कितना 6 है और बाह्य त्रिज्या कितना है? तो बाह्य त्रिज्या 8 है। तो जब भी आपको आयतन निकालना हो, खोखले बेलन के आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इंटू एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की मान 22/7, आर स्क्वायर बड़ी आर 8 के स्क्वायर, छोटी आर 6 के स्क्वायर और एच हमारा 50 है। सर जी a प्लस बी आप लगा सकते हो, एक बार जो दो 8 6 14 हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी 2 हो जाएगा इंटू 50। साथियों इससे काटेंगे 7 दूनी 14, 100, 22 दूनी 44। आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताएंगे आप मुझे। बच्चे कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताएंगे। आगे बढ़ते हैं बुआ। बोला गया 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने से कम एक हेड होने की प्रायिकता ज्ञात करे। डायरेक्टली इसका आंसर होता है कम से कम अगर बोला जाएगा एक हेड एक टेल तो 7/8। कैसे सर जी? तो बताते हैं। 3 सिक्के को निष्पक्ष फेंका गया था, NS क्या होगा सर जी? 2 पे पावर 3 कितना होता है? 8। कम से कम एक हेड हो, अधिक से अधिक कई सारे हेड हो सकते हैं, तो कितने हेड होंगे? 3 सिक्का निकालने का तरीका क्या होता है? तो जो नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस आया 8 की आधा लो, तो 8 की आधा कितना होता है? 4। तो 4 गो H लिखो, 1 2 3 4, और 4 गो टेल लिखो, T T T। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब 8 के आधा 4 किए, फिर 4 की आधा 2 करो, 4 की आधा 2, तो 2 बार H लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार H लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर 2 की आधा 1 करो, 1 बार H लिखो, 2 की आधा करो, 1 होता तो 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T। ये हो गया टोटल 8 कंडीशन। ऐसा होगा टोटल 8 कंडीशन। बोला गया है कि कम से कम बोला गया है एक हेड हो, अधिक से अधिक पूरा हेड हो सकता है, अधिक से अधिक 3 गो हेड है चलेगा, 2 गो हेड है चलेगा, एक हेड होना चाहिए, 2 गो हो सकता है, 3 गो भी हो सकता है चलेगा, इसमें 1 हेड है चलेगा, इसमें 2 हेड है चलेगा, इसमें 1 हेड है चलेगा, इसमें 2 हेड है चलेगा, 1 हेड है चलेगा, इसमें कोई भी हेड नहीं है, केवल टी 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 है, टेल टेल है, तो ये केवल नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 घटना है, कितने में से? टोटल 8 में से। आंसर हो जाएगा 7/8। आंसर हो जाएगा 7/8। बोला गया अल्फा बीटा गामा बहुपद fx बराबर में x³ माइनस में px ये दिया गया है, और इसकी शून्य ये दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों ये त्रिघात बहुपद है, ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। इसकी मान निकालना है। सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए। नीचे की अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा गामा ही हो जाना, ये कटेगा, ये अल्फा और बीटा कट जाएगा तो ये गामा होगा, ये गामा होगा, ये बीटा गामा कटेगा तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा और गामा कटेगा तो केवल क्या होगा? बीटा होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है। आपको त्रिघात बहुपद में निकालना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मूल्यों का योग होता है, क्या होता है? -b/a होता है। और अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा निकालना है तो c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना हो तो -d/a होता है। ये गुणनफल -d/a होता है। मेरे प्यारे साथियों
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी ऑलरेडी से है और इसका माइनस, तो ये ए हो, और ए तो कुछ है ही नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय ए, ऑलरेडी डी कांस्टेंट टर्म होता है त्रिघात बहुपद में, तो माइनस आर है, तो यहां पे इसका माइनस और उसका माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल आर होगा, तो यहां पे दोनों का गुणनफल करेंगे आर, तो पी बाय आर, आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 95 को 15 से भाग देना है। मेरे साथियों फैक्टोरियल 1 की मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 की मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 की मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 की मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 की मान 120 होता है, फैक्टोरियल 6 की मान 720 होता है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 करेंगे, लगातार करते जाएंगे 720, इसी तरह से ये चलते जाएगा। आपको ज्यादा नहीं निकालना है, केवल यहां तक निकालना है। अगर 15 से भाग देंगे तो एक बार देखो यहां के बाद फैक्टोरियल 4 से ऊपर 5 से, फैक्टोरियल 5 की मान 120, आप 15 से भाग लगाओगे कट जाएगा, तो इसकी रिमाइंडर 0, इधर आगे भी लगाओगे कट जाएगा। देखो 15 कितना होगा, 15 5 75, 15 चौका 60, 120, 15 28 से ये भी कट जाएगा। मतलब एक बार किसी संख्या को भाग देने में रिमाइंडर 0 आने लग गया, किसमें, तो फैक्टोरियल में, तो वो हमेशा क्या होगा, 0 ही लगेगा। 8 का सी होगा गुरुजी, 8 का सी होगा, आए कैसे गुरुजी, कैसे गुरुजी, आए कैसे गुरुजी, देख लीजिएगा गुरुजी, एक बार रिमाइंडर 0 आने लग गया फैक्टोरियल में, आगे 8 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल, मतलब सब की मान 0 हो जाएगा, तो इधर कंसीडर नहीं करना है, इससे आगे कंसीडर नहीं करना है, यहीं तक कंसीडर करना है बच्चे, यहीं तक कंसीडर करना है। तो आपको जोड़ लेना है, कितना होगा, 6 3 9 9, आई बताओ 30 30 32 33 हो जाएगा, तो 33 में आप केवल 15 से भाग दीजिए, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि उसके बाद जो है हमारा रिमाइंडर 0 ही आना है, ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर हमारा कितना आना है, 0 ही आना है। अब देखिए साइन 12 डिग्री 48 डिग्री और 54 डिग्री की मान ज्ञात करना है, यह बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। आप जानते हैं, एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं सर जी, तो सर जी साइन कॉस का इसमें फॉर्मूला लगा दो, कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए प्लस बी को अगर आप जोड़ोगे तो सर जी क्या होगा, तो सर जी एक बात ये स्पष्ट है, ये क्या होता है सर जी, 2 इंटू साइन ए इंटू बी होता है, साइन ए इंटू बी होता है। सर जी इसकी फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी होता है, प्लस में साइन ऑफ ए इंटू में साइन ऑफ बी होता है। इसी प्रकार से यहां पे माइनस लगाएंगे तो ये होगा कॉस ऑफ ए इंटू में कॉस ऑफ बी, माइनस में साइन, प्लस में यहां माइनस होता है, माइनस में साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी होता है। ठीक है बच्चे, इस माइनस का कारण ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे जुड़ेगा, तो 2 ऑफ साइन ए इंटू में साइन ऑफ बी होता है। तो इसी फॉर्मूला पे ये बैठेगा। सर यहां पे 2 होना अति आवश्यक है, तो 1/2 अपने मन से भाग दीजिए, 1/2 2 से भाग दीजिए, 2 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा साइन 12 और साइन 48, और इसको आप बाहर कर दीजिए, साइन 54 लिख दीजिए। ठीक है बच्चे, तो ये 1/2 ये क्या हो जाएगा सर, ये किसकी फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी की। सर जी इसमें लिख सकते हैं, तो कॉस ए माइनस बी, 12 में से 48 जाएगा तो माइनस में ये हो जाएगा, कितना होगा सर जी, ये 36 डिग्री होगा, और इसका कितना होगा सर, ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, माइनस में कॉस ए प्लस बी, यहां पे क्या होगा माइनस में कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी दोनों जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। माइनस में अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा रहता तो ये माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, कॉस ऑफ थीटा होगा केवल, और इसको लिख सकते हैं कि साइन अगर 54 डिग्री है तो 90 माइनस
36 करेंगे, 90 में से 36 जाएगा 54 ही होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये 1/2 हो जाएगा, ये कॉस ऑफ 36 डिग्री हो जाएगा, और ये साइन 60 डिग्री की मान 1/2 होता है, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 36 डिग्री। साइन कॉस में चेंज हो जाता है। आप जानते हैं कॉस 36 डिग्री की मान होता है √5 + 1/4 होता है, -1/2, और ये होता है कॉस 36 डिग्री की मान √5 + 1/4 होता है। बोलिए हाँ या ना? ठीक है गुरुजी, 8 ही। ये बताइए सही लिखे या गलत लिखे? जल्दी से बताएंगे बच्चे। ये अभी जो लिखे हम कॉस 36 डिग्री की मान, कौन कौन बच्चे को सही लग रहा है, कौन कौन बच्चे को गलत लग रहा है? √5 + 1/4 होता है, √5 + 1/4 होता है। अच्छा एक बात आप मुझे बताओगे, 2-3 मान आप लिख ही लीजिए। दूसरा तरीका इसका नहीं है बच्चे, इसी तरीका से बनेगा। अगर साइन 18 की मान आपसे कोई पूछ दे तो केवल क्या करना है, साइन अगर 18 की मान पूछ दे तो √5 - 1/4, ये सब मान आपको याद रखना पड़ेगा। साइन 18 की मान क्या होगा, तो √4 - 1/2, 2 ऑफ साइन ए बी। ठीक है बच्चे? कोई बच्चा पूछ रहा सर कॉस 18 की मान क्या होगा? ए भाई कॉस 18 की मान नहीं जानते? रूट अंडर में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओगे? तो ये 5 दूनी 10 प्लस में 2√5/4 होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा। कॉस 18 10 प्लस में 2√5/4 बट्टा क्या होगा, 4 होगा। बोलिए हाँ या ना? क्या होगा, /4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं बुआ। अब इसको अंदर लेके जाओगे, इस सब को अंदर लेके जाओ, तो इसमें गुना को 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 अंदर जाएगा, तो सर जी ये क्या हो जाएगा? ए बउआ 8, 8 चौके 32 होगा, ये a + b की होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 दूनी 8, ये भी अंदर जाएगा, तो ये ऊपर में a + b की होल स्क्वायर, तो √5 + 1 का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8 चौके 32 हो जाएगा। इसमें गुना होगा तो √5 प्लस में 1 और 4 दूनी 8 होगा। एलसीएम ले लेते हैं तो 32 हो जाएगा। a + b की होल स्क्वायर √5 का 5, 1 प्लस में 2√2, 2√5, 2 क्या होगा 5। आगे बढ़ते ये माइनस होगा, ये 8 चौके 32, 8 हो जाएगा। 4 से गुना ये कितना होगा, 8 चौके 32। ए भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रहा है क्या जी? दो दूनी 4। ए भाई यहाँ गड़बड़ हो गया। देखो देखो, ये भी तो 2 दूना 4, 4 चौके 16 होगा। तो इसको भाग देंगे तो 2 होगा, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2√5 होगा, और 2 से गुना करेंगे तो इस माइनस के कारण यहां माइनस होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। सर जी -√5 + √5 ये कट जाएगा रूट वाला, तो ये कितना होगा 5 और 2। ये सब अब हटा देते हैं बच्चे, ये सब हटा देते हैं। 6 में से 2 जाएगा, 5 1 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, 4/32, 8 चौके 32, 1/8। देखिए सही है बच्चे, 16 होगा सर। ठीक है बच्चे, ठीक है, हम कर दिए उसको। एक बट्टा 8, आंसर क्या होगा, ए। निन्यानवे वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा। आज जो है लैब खाली नहीं था, जिसके कारण नहीं हो पाया बच्चे। चलिए, बोला गया एक ठोस में वृत्ताकार बेलन होता है, बोला गया एक ठोस में वृत्ताकार बेलन
होता है, जिसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु होता है, शंकु की ऊंचाई h है, यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है तो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई बताइए। वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई बताइए। बोला गया है एक ठोस वृत्ताकार बेलन है, उसके ऊपर एक वृत्तीय शंकु है, एक बेलन है बच्चे, इस बेलन के ऊपर एक शंकु है। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बोले शंकु की ऊंचाई कितना है, h है, तो त्रिज्या r होगा। ये त्रिज्या जो बेलन की त्रिज्या होगा वही शंकु की त्रिज्या होगा, क्योंकि आधार तो इसका यही है, बेलन का ही है। बोला गया है कि यदि ठोस की कुल आयतन शंकु की आयतन का 3 गुना है, बोला गया है ठोस की अगर शंकु की आयतन 3 होगा, मतलब यदि ठोस की कुल आयतन के, बोला गया शंकु के, एक ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है। शंकु की आयतन, अगर शंकु का आयतन अगर 1 होगा तो टोटल आयतन जो होगा, टोटल वॉल्यूम जो होगा वो 3 होगा। तो अगर शंकु की आयतन 1 होगा तब बेलन की आयतन क्या होगा, बेलन, यहां से देखिए शंकु की आयतन 1 होगा, तो अगर टोटल 3 है तो बेलन की आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन तो मुझे 2 होगा। ठीक है बच्चे, 2 होगा। अब बोला जाता है एक बात बताओगे, बेलनाकार की ऊंचाई बताइए। तो शंकु की आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, बेलन की आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, बड़ी h मानो। और ये अगर शंकु की आयतन 1 तो टोटल आयतन 3, तो शंकु की आयतन अगर 1 तब बेलन की आयतन टोटल 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 2। तो 2 के आयतन के जगह पे आयतन लिखेंगे बच्चे। ठीक है, ये पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है बच्चे, अब बताओगे इधर चला जाएगा, ये इसी की मान निकालना है, h को उधर भेज दो, h बराबर में हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2/3 और ये वाला शंकु की ऊंचाई h दिया गया था क्वेश्चन में, h है, छोटी h, तो इसी 2h/3 आंसर क्या होगा, a होगा। आंसर क्या होगा, a होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 का शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा, मान याद रखना पड़ेगा। 36 डिग्री की मान साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री की मान वही √3, ये √5 + 1/4 होता है। बोला गया एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि कितना है, 440 मीटर है, उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है। तो बोला जाता है बाह्य वृत्त की व्यास ज्ञात करे। आंतरिक अगर अंदर की ओर परिधि जो दिया गया है, आंतरिक ये परिधि, तो इसका त्रिज्या भी छोटी r होगा और बड़ी r। तो सर आंतरिक वृत्त की परिधि होता है 2 पाई की मान 22/7 इंटू r, ये कितना है 440 मीटर। सर 22 दूनी 44, ये 10, तो r की मान कितना जाएगा 70। r की मान अगर 70, छोटी r की मान 70, तो बड़ी r की मान क्या होगा सर, 14 जोड़ दीजिए, 70 में 14 जोड़ेंगे 84 हो जाएगा। कितना होगा, 84। तो बड़ी r की मान बाह्य, क्योंकि इसकी चौड़ाई कितना दिया गया है, रास्ते की ट्रैक की 14 दिया गया है, तो अंदर की त्रिज्या 70 है, तो बाहर की त्रिज्या 70 और प्लस 14 84 हो जाएगा। तो व्यास कितना होगा, तो सर जी त्रिज्या का दुगुना होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 होगा, 168 मीटर होगा। कितना होगा बच्चे, 168 मीटर होगा। अरे हाँ या ना। आगे बढ़ते, बोला कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयतन में आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने पे बनी आकृति क्या होगा। आप जानते हैं आयत के मध्य बिंदु, अगर आयत के मध्य बिंदु हम जोड़ते हैं तो एक रोम्बर्स बनता है, सम चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है, सम चतुर्भुज बनता है बच्चे। और सम चतुर्भुज जो होता है वो जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका आधा होता है। क्यों, क्योंकि ये विकर्ण यहां से यहां तक ये लंबाई हुआ आयत का, लेकिन ये विकर्ण का काम करेगा। ये दूसरा विकर्ण क्या हो गया, इसका यहां से यहां चौड़ाई हुआ तो दूसरा विकर्ण इसका 6 हो गया। तो आप जानते हैं ये सम चतुर्भुज बना, क्या बना, सम चतुर्भुज। याद रखेंगे आयत के मध्य बिंदु अगर जोड़ेंगे तो सम चतुर्भुज बनेगा। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण 8 है, दूसरा विकर्ण 6 है, 2 से काटेंगे 8 3 होगा, 8 3 24। बोला गया है एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 24 है, नहीं
एक वर्ग है जिसका नहीं, एक समचतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल 24 है। सही बात है, आयत का क्षेत्रफल का आधा होता है। आयत का क्षेत्रफल का क्या होता है बच्चे? आधा होता है। बोला गया है ये b tan थीटा बराबर में a है। साथियों b को उस ओर भेज दीजिए, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बट्टा में cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? a बाई बी। जहां साइन है वहां पे a का यूज कीजिए, जहां cos है वहां b का यूज कीजिए। यहां पे आप देख रहे हो, अगर साइन के जगह पर हम a का यूज करें तो a पहले से था, a गुना a स्क्वायर। जहां पे b है वहां पे cos का यूज करेंगे, ऑलरेडी पहले से b है तो b स्क्वायर होगा। नीचे में भी सेम कंडीशन लगेगा, केवल चेंज हो जाएगा साइन। तो सर जी ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया 6 माइनस 6, 3 माइनस 7 और 3 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। तो आप समझिए, एक कोई वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र अगर x और y है और 3 पॉइंट से होकर गुजरा है। पहला पॉइंट से 6 माइनस में 6, दूसरा पॉइंट मानिए यहां पे है, दूसरा पॉइंट 3 माइनस में 7 है, तीसरा पॉइंट मानिए यहां पे है तो 3 3 है। तीनों पॉइंट्स याद रखिए केंद्र से समान दूरी पर होगा, क्योंकि केंद्र से खींचा गया जो दूरी होता है वो त्रिज्या होता है, और त्रिज्या सभी का क्या होता है? समान होता है। त्रिज्या सभी का क्या होता है बच्चे? समान होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए आप, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। एक बच्चे लिख रहे हैं 3 माइनस 2। आप ऑप्शन भी रखकर, जल्दी से ऑप्शन भी रखकर कर सकते हैं। अगर पहला ऑप्शन रखें हम तो यहां से रखते हैं 3 और 3। देखिए डिस्टेंस अगर लगाते 3 में से 3 गया, 3 में से 3 गया 0, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये तो 3 3 तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन अगर रखते हैं हम 3 माइनस 2, तो सर जी इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। अगर केंद्र ये है, पहला दूरी x में से x, ये 3 में से 3 गया 0, और इसमें से ये जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो माइनस में पहले से था 2 प्लस हो जाएगा, 3 2 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो रूट 25 मतलब 5, मतलब त्रिज्या हमारा 5 निकल कर आया। अगर ये त्रिज्या 5 है तो यहां से भी देखो 5 है क्या? 3 में से 3 गया 0, खत्म होगा। -7 माइनस 2, -7 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5, 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 25 का वर्गमूल 5, इसका भी त्रिज्या 5 आ गया। इसमें आप लगाओगे 3 में से 6 में से 3 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, और -6 प्लस ये -6 है, माइनस माइनस प्लस होगा। तो आप बताओगे -6 प्लस 2 क्या होगा बच्चे? तो -4 का स्क्वायर कितना? 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5 होगा। सब की त्रिज्या 5 5 आ गया, मतलब केंद्र हमारा क्या होगा? यही बी होगा। बाय ऑप्शन से कर सकते हैं, या डायरेक्टली करना करेंगे आप तो ज्यादा इक्वेशन बनेगा। बोलो एक बार सारे बच्चे बोलो, डायरेक्ट कर दे क्या? बाय ऑप्शन को छोड़कर डायरेक्ट करे क्या? जल्दी से बोलिए आप। अगर बोलेंगे मतलब डायरेक्ट ऑप्शन से हो गया, अगर बेसिक से करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आप कर सकते हैं। त्रिज्या बराबर होता है 9 सर। चलिए सर, नहीं सर, ठीक है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो वह आप यहां एक्स वाई लगाएं, तो अगर जिनको करना है वो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। ये दोनों में डिस्टेंस लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा? तो रूट अंडर में क्या होगा? तो सर जी x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा? सर जी y माइनस में 3 का होल स्क्वायर, बराबर में किसी दूसरा पॉइंट से बराबर कर दीजिएगा। तो सर क्या होगा? x माइनस में 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर में, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे? y -7 है प्लस में 7 का, ये दोनों कट जाएगा, कटेगा, स्क्वायर रूट है, बराबर करेंगे, इधर उधर करेंगे, ज्यादा लंबा जाएगा। ज्यादा ये लंबा जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं आपको कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर ले, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है बच्चे, आइए ध्यान दीजिए बुआ। बोला गया एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से टावर की ओर आते हुए कार को देखता है। किसको देखता है बच्चे? कार को देखता है, जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। कुछ समय बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो बोला गया कार द्वारा उस समय में चली गई दूरी बताए मीटर में। देखिए एक 100 मीटर ऊंचे टावर है। कितना मीटर ऊंचा टावर है बच्चे? 100 मीटर ऊंचा टावर है। एक कार मानिए यहां पे है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कुछ समय के बाद ये चला यहां आ चुका है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री।
मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आप मुझे बताओगे, एक अगर कोई त्रिभुज रहे, ये इसकी बाह्य कोण है, ये अल्फा और ये बीटा, तो ये दोनों कोणों का योग क्या होता है? बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, आप मुझे बताएंगे एक बात और, एक त्रिभुज है, ये दोनों अगर बराबर हो तो दोनों एंगल भी क्या होता है? बराबर होता है। साथियों ये तो 100 मीटर है ही, 60 के सामने वाला एंगल साइड रूट 3 होता है और 30 के सामने वाला 1 होता है। आप बताइए ये इस त्रिभुज की ये बाह्य कोण हुआ कि नहीं हुआ? जी सर जी। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये दोनों जोड़कर ये बराबर होगा। तो ये और ये बराबर, ये √3 1 और ये 2 होता है एक ट्रिपलेट में। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2। अगर ये और ये दोनों एंगल बराबर तो भुजा भी बराबर, ये भी 2 होगा। तो √3 की मान कितना हो जाएगा? √3 की मान 100 हुआ, तो 1 की मान हो जाएगा 100 बटा √3। आपको यहां से कार यहां से लेकर यहां तक आई, तो 2 की मान निकालना। 2 की मान कितना? 200 बटा √3। सर जी ऊपर नीचे आप √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 200 √3 बटा में 3। आपका ऑप्शन कहीं नहीं है, आंसर क्या होगा? ई होगा। ई होगा बच्चे। अगर यहां पे 3 रहता, ये 3 रहता, तब आप दे सकते थे आंसर। 200 √3 नहीं होगा। कैसे होगा बच्चे? आप खुद सोचिए, 200 √3 कैसे होगा? बोला यदि 10 निरूपणों का 15 मापन करने वाला विचलनों का बीजगणितीय योग 7 है। कितना बच्चे? बीजगणितीय योग 7 है, तो माध्य ज्ञात करना है। ये डायरेक्टली बन जाएगा कैसे? तो 15 प्लस में 7 बटा 10, 15 ये 0.7, तो 15.7 होगा। आंसर क्या होगा? ये। सर नहीं समझे, कोई बात नहीं है, जो समझ गया वो ठीक है, जो नहीं समझे वो समझिए। इसका अर्थ है कि 10 ऑब्जर्वेशन का माध्य 15 है। मापन से के मतलब वही हुआ कि अगर 10 ऑब्जर्वेशन की माध्य 15 है और आगे 7 संख्या और लिया गया, कितना लिया गया? बोला गया है 15 है, पर विचलनों का बीजगणितीय योग 7 है। मतलब इस पे क्या बोला गया है कि कुछ संख्या को बढ़ाया गया, उसकी योग कितना है? 7। एज प्रॉब्लम है तो सुनिए, अब बोला गया विचलनों का बीजगणितीय योग कितना है? 7 है, तो माध्य ज्ञात करें। सबसे पहले बताओगे माध्य होता क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी संख्या को जोड़कर संख्या से भाग दीजिए। मेरे प्यारे साथियों सीधा सीधा देखो, 10 संख्या का औसत 15 है, तो योगफल होता औसत गुना संख्या। 15 गुना 10 करेंगे तो 150। और बोला गया है कि आप योग में 7 बढ़ा दीजिए। विचलन का मतलब होता है क्या होता है कि 7 जो है योगफल उसमें बढ़ा है, तो आप 7 जोड़ दीजिए। कितना पे? तो 10 संख्या पे। तो सर जी सीधा सीधा हो गया 157 बटा 10। माध्य होता है, माध्य निकाल रहे हैं, तो माध्य क्या हो गया? योग बटा संख्या। आपका आप योग निकाले इतना आया, और उसमें योग बढ़ाया 7, 157 बटा 10 हो गया, तो 15.7 होगा आंसर डायरेक्टली। 15 पॉइंट क्या होगा बच्चे? 7 होगा। बोला गया है त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है यदि बीसी 6 सेंटीमीटर, एंगल ए 45 डिग्री और ए बी माइनस ए सी क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों एक त्रिभुज है ए बी सी, बोला गया है बी सी कितना है? तो 6 है, और बी कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो बोला गया ए बी ए से बी माइनस ए सी क्या होगा? याद रखेंगे बच्चे, त्रिभुज की प्रॉपर्टी होता है किसी भी दो भुजा की अंतर तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा मानो सी है, उससे छोटा, और किसी भी दो भुजा की योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी भी दो भुजा की अंतर तीसरी भुजा से छोटा और किसी भी दो भुजा के योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये होता है। ठीक है, बोला गया है कि
त्रिभुज की रचना कब संभव नहीं होगा? तो सर जी एक बात बताइए, आप त्रिभुज की तीसरी भुजा ये है, तो सर जी दो भुजा ये दोनों बचा। सर जी आपको क्या करना है, ए बी दो भुजा, किन्हीं भी दो भुजा की अंतर लीजिए, तो ए बी माइनस में क्या करना है, ए सी। ये क्या होना चाहिए, छोटा, किसी तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा बी सी है, बी सी मतलब 6 है, तो 6 से जितने भी छोटे वैल्यू होगा वो पॉसिबल होगा त्रिभुज बनाने के लिए। सर 6 से छोटा 4 है, ये इससे त्रिभुज बन जाएगा। 6 से छोटा 5 है, त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज की रचना संभव नहीं हो तो सर जी 6 से बड़ी संख्या लेना पड़ेगा। 6 से बड़ी संख्या क्या है, तो सर जी 6.9 है। तो इसी से त्रिभुज की रचना नहीं संभव होगा, अर्थात आंसर हमारा यही होगा। आगे आइए बच्चे, अब बताइएगा 10 अल्फा बराबर में m बटा m प्लस 1, 10 बीटा की मान इतना था, अल्फा प्लस बीटा बताना है। मेरे प्यारे साथियों एक बात बताओगे, 10 अल्फा प्लस बीटा की मान होता है a प्लस बी, 10 ऑफ a फॉर्मूला होता है, प्लस में 10 ऑफ b, सारे बच्चे फॉर्मूला बताएंगे। 1 माइनस में 10 ऑफ अल्फा इंटू 10 ऑफ बीटा। मेरे प्यारे साथियों 10 अल्फा की मान दिया गया m बटा में m प्लस 1, प्लस में 10 बीटा की मान दिया गया 1 बटा में 2m प्लस 1, नीचे में 1 माइनस में 10 अल्फा दिया गया m बटा में m प्लस 1, इंटू में 10 बीटा दिया गया कितना 1 बटा में 2m प्लस 1, ये दिया गया है साथियों। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर में एलसीएम लेंगे, ये क्या होगा m प्लस 1 इंटू में 2m प्लस 1, इसको इधर गुना करेंगे तो ये m से अगर इसमें गुना हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस में m, आप इसको इधर गुना करेंगे तो m प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में करेंगे सर जी ये दोनों क्या होगा, इधर जाके गुना हो जाएगा, इधर जाके ये दोनों सबसे पहले एलसीएम लीजिए, क्या होगा m प्लस 1 इंटू में 2m प्लस 1, एक में जब आप इधर भेजोगे ना तो गुना करके भेजिए, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, फिर प्लस में m, फिर एक से करेंगे तो 2m प्लस में 1, और इधर क्या होगा माइनस m। सही, दोनों सेम चीज है, कट जाएगा। ऊपर में क्या होगा 2m स्क्वायर प्लस में 2m प्लस में 1, और यहां से क्या हो गया 2m स्क्वायर प्लस में m, ये क्या हुआ 2m, m माइनस m प्लस m कट जाएगा, तो प्लस में 2m प्लस 1, सेम चीज है, ये भी कट जाएगा। तो यहां किसकी मान आया कटेगा, तो एक बचेगा, मतलब 10 अल्फा प्लस बीटा की मान आ गया 1। तो ये 10 किस वैल्यू के लिए, किस एंगल के लिए ये 1 होता है, सर जी अल्फा प्लस बीटा की मान 45 होगा तब 1 होता, 10 45 की मान 1, 45 के मतलब पाई बटा 4, तो अल्फा प्लस बीटा की मान पाई बटा 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाई बटा 4 होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है बच्चे? बोला गया √6 की मान अगर ये हो तो इसकी मान ज्ञात कर, हर का परमेकरण करो, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, दोनों सेम चीजें अगर ऊपर नीचे रहे और प्लस माइनस का अंतर रहे, क्या अंतर रहे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, या नीचे ऊपर कुछ भी साइन रहे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, प्लस रहेगा तो बीच में प्लस देना, माइनस रहेगा तो माइनस देना है। तो सर जी अगर बीच में प्लस है तो ध्यान ये रखना है, ये दोनों को जोड़ देना है, सेम चीजें, नीचे माइनस है तो ये दोनों को जोड़ देना है, तो 3 2 5, प्लस में 2 अपने मन से लगाना है, और ये दोनों गुना कर देना, 3 दूनी 6, रूट अंडर में 6, और नीचे में सर कुछ नहीं, तो प्लस रहे या माइनस रहे, नीचे में केवल ये दोनों की अंतर लेना है, क्या होगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, प्लस प्लस। या आपको अगर ऐसे आपको हजम नहीं होगा तो रूट अंडर में कंजुगेट साइन से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, हर का परमेकरण इसको बोलते हैं। प्लस साइन रहेगा तो माइनस से गुना, माइनस साइन रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से गुना कीजिएगा, यही चीजें आएगा। सर √6 की मान दिया गया 2.45, 5 इसको गुना करेंगे 90, 2 दूनी 4, 5 4 9 90, आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। सागर भाई साहब क्या मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं लगता है आप। अरे भाई साहब पढ़ने आए, पढ़ लीजिए, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके, काहे आगे मतलब जो है इतना मतलब पूरा का पूरा लिख रहे हैं जो है।
अब बताइए तो, गजब हाल है। लगा लोहे की पाइप का बाहरी व्यास दिया गया है, तो व्यास से कोई काम नहीं होता, त्रिज्या से काम होता है। 10 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, बोला गया इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर। देखोगे अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहे, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच होता है। टोटल सरफेस एरिया खोखले बेलन का कौन बच्चे बताओगे, जल्दी से बताओ। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता है 2 पाई इंटू, जल्दी से बताओ, आर प्लस आर इंटू में आर माइनस आर प्लस में एच होता है। बोलिए हाँ या ना, देख लो जल्दी से बताओ। टोटल सरफेस एरिया बताओ हमें, टोटल सरफेस एरिया। सही है बच्चे। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूछा गया कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया पूछा गया। सबसे पहले बताओ बाह्य व्यास कितना है। बाह्य व्यास अगर 20 है तो त्रिज्या 10 होगा। मोटाई बोला गया 1 है, तो अगर ये कोई है, आप जान रहे कि बाहर अगर हमारा बाह्य त्रिज्या 10 है और इसकी मोटाई 1 है, तो आंतरिक कितना होगा 9। तो सर आंतरिक त्रिज्या 9 होगा। सर जी कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा गया है तो क्या होगा, 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच होगा। 2 पाई की मान 22/7, आर प्लस आर 19 हो जाएगा। एच हमारा कितना है, एच हमारा कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। सारे बच्चे एक बार गुना करके मुझे बताएंगे, गुना करेंगे तो सर जी ये कितना हो जाएगा, 4 9 76 गुना अगर 12 करते हैं, रुक जाइए आप लोग, हम कर रहे हैं 12 छक 72 के 2, 12 छक 72 के 2 बाकी में सर 32 84 84 और 7 अगर जोड़ेंगे 7 4 11 91 हो जाएगा। 2 3 9 1 10 9 1 10/7। अगर 7 से गुना 7 से भाग देंगे इसमें, ठीक है, तो 7 1 7 3 7 चौके 28, फिर 2 बचेगा 7 तिया 21, 7 तिया 21 2 बचा, फिर 7 तिया 21, फिर 7 1 1, 14.33 के करीब में आ रहा है भाई। गुना करके बताइए बउआ सही है गलत है गुना। ए बी कैसे होगा जी, बी कैसे होगा, ये 15 पॉइंट दे रहे, बी दे रहे, आंसर देख के आप लोग मार रहे हैं क्या, बी कैसे होगा। कर्व सरफेस एरिया पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे, इंग्लिश में क्या दिया है, सरफेस एरिया है? बी कैसे होगा, जो आंसर आया यही सही है, यही होगा। हाँ टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालते तो इसका आंसर अलग होगा। टोटल अगर निकालेंगे तो देख लीजिएगा टोटल निकालकर क्या आएगा। टोटल निकालेंगे तो गलत होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम रेस्ट ले लेते 2-3 मिनट का। आप लोग गलत सलत काहे मतलब थी करते हैं, सही से पढ़िए, सही से ये कीजिए, ठीक है। आइए साथियों ध्यान दीजिएगा, आगे अब कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का एक स्पेशल होता है, क्या होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए जो कि वो सर्किल के अंदर हो, उसे ही एक स्पेशल नाम दिया गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का क्या एक स्पेशल होता है, तो ये सब भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या जानना जरूरी है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, ये चक्रीय चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज का विपरीत एंगलों का योग, ये और ये अल्फा और बीटा जो देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट जो है उसकी योग होता है 180 डिग्री। दोनों अल्फा प्लस बीटा की मान 180 डिग्री, इधर का और इधर का। इधर मानिए कोई एक्स है कोई वाई है, तो एक्स वाई के एंगलों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। याद रखेंगे साथियों, चक्रीय चतुर्भुज का ये खूबसूरती होता है, क्या खूबसूरती होता है कि स्पेशल केस ये होता है कि विपरीत एंगलों का योग एक दूसरे के सामने वाले एंगलों का योग
180 डिग्री होता है। यही होता चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले बताइए, एक चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। आप जानते हैं वृत्त के अंदर में चक्रीय चतुर्भुज होगा, कहीं ना कहीं आप बैठा दीजिए इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब बिना समय गवाए हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्या है? तो सर जी ए बी सी डी है। मेरे प्यारे साथियों, बोला जाता है जिसका विकर्ण एक दूसरे को पी पर काटता है, ये कोई विकर्ण है इसका, है ना, ये विकर्ण ए का विकर्ण ए सी हो गया, और ये कहां पे काट रहा है बच्चे? तो पी पे काट रहा है। मानकर चलिए कहां पे काट रहा है? तो पी पे काट रहा है। अरे हाँ या ना? बोला गया ए बी जो है, ए बी ये बराबर है बी सी का। बहुत खूब, बहुत खूब। अब बोला गया है एंगल डी बी सी, ये एंगल दिया गया 70 डिग्री है। बहुत अच्छा, बहुत खूब, ये एंगल 70 डिग्री है। और बोला गया है एंगल बी ए सी, ये एंगल कितना डिग्री है? ये एंगल दिया गया 30 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, बी ए सी। और दिया गया था एंगल डी बी सी 70 डिग्री। पूछा गया है पी सी डी, तो देखिएगा पी है, पी सी डी, ये वाला एंगल, ए भाई साहब कैसे बनेगा जी? कैसे बनेगा जी? मुझे तो नहीं आ रहा बनाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ये कर सकते हो। ए भाई क्या क्या बराबर है? देखो यहाँ पे बराबर ही हम गलत लिख दिए, मतलब ये स्पष्ट बोला गया कि ए बी बराबर है बी सी का। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं है। ए से बी बराबर है बी से सी का। आप जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर बराबर हो, एक त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, तो दोनों एंगल भी बराबर होता है। इसे त्रिभुज ही समझ लीजिए, इसे त्रिभुज ही समझिए। इस त्रिभुज में जो है ये बराबर है, तो ये एंगल अगर मानिए 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। एक बात और, एक खूबसूरती क्या होता है कि ये अगर कोई वृत्त हो और सेम, देखिएगा सरकमफ्रेंस पे मानिए यहां पे थीटा डिग्री हो, और सेम आर्क पे, सेम चाप पे इधर कहीं भी आप बनाओगे ये भी थीटा होगा। सेम आर्क रहना चाहिए, कहीं भी बनाओ एंगल थीटा ही होगा। इस आर्क पे ये कोण देखोगे कितना डिग्री? 70 डिग्री है। उसी प्रकार से इस और जाएंगे, इसी आर्क पे ये अगर 70 है, सेम आर्क पे ये 70 है, यहां से यहां तक पे, इसी चाप पे इधर जाएंगे तो इधर भी ये 70 डिग्री होगा। अभी आपको एक खूबसूरती बताए थे कि आमने सामने के चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत एंगलों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये मेरे प्यारे साथियों टोटल का टोटल कितना हो गया? 100। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 80 डिग्री का होगा। ये अगर 30 है तो जिसका पूछा गया वो 50 होगा। जिसका पूछा गया उसका कितना होगा? 50। हमारे ऑप्शन में नहीं है। हमारे ऑप्शन में ये नीचे वाला कि इस एंगल की मान क्या होगा? पीसीडी का 50 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 30 था। ये टोटल 80 हुआ, तो ये 30 था, तो ये कितना होगा? 50 होगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। के की मान ज्ञात करना है। किसकी मान ज्ञात करना है? के की मान ज्ञात करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि के की पावर, सुनोगे, के की पावर 3 इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, लेट करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, पावर में ज्यादा रहे, आपको बनाने में अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो एक्स क्यूब की मान एक्स मान लेते हैं। तो यहां पे एक्स की पावर 6 था, तो ये 8 एक्स की पावर, के की पावर 6 था, और के की पावर 3 की मान एक्स माने, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं के की पावर 3 पर पावर एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 एक्स स्क्वायर। ये कितना होगा? 15 के क्यूब माइनस 2 बराबर में क्या होगा? 0। सॉरी 15 के की मान क्या माने थे? एक्स माने थे। के क्यूब की मान एक्स माने थे, ये 2 होगा बराबर में 0। साथियों आप जानते हैं ये दोनों के अगर गुना करेंगे तो -8 दूनी 16 होगा, और 8 दूनी 16 होगा। दो गुणनखंड आप ऐसा ढूंढिए, जोड़ने गुना करने पे -16 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 15 आ जाए। सर जी यही होगा, 16 गुना -1 -16 होगा, 16 में से 1 जाएगा 15 होगा। तो x की मान सीधा सीधा बराबर के उस और जाएगा,
अगर +16 है तो -16 होगा, -1 है तो ये क्या होगा, +1 होगा, 1 होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे में जो कोफिशिएंट रहता है उससे भाग देंगे, उससे क्या देंगे, भाग देंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये काटेंगे, सबसे पहले बोला गया धनात्मक मान ज्ञात करना है, तो नेगेटिव मान तो ये है, होगा ही नहीं, तो x की मान सीधा सीधा 1/8 हो गया। और x हम किसको माने थे, k क्यूब को, तो x के जगह पे लिख सकते k क्यूब बराबर में 1/8। तो k की मान अगर क्यूब रूट निकालेंगे 1/8 का, तो 1/2 होगा, x की मान हो जाएगा 1/2। तो अगर k की मान 1/2, सॉरी आपको क्या निकालना है, तो सर जी k प्लस में 1/k निकालना है, तो सर जी k की मान हो गया 1/2, और तो 1/k का क्या होगा, तो सर जी 1/k का होगा, इसका अगर 1/2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, देखो कैसे, तो सर 1/k की मान 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस में 2, तो 2.1/2 लिख सकते हैं, 2.1/2। आंसर क्या होगा, ए होगा। अरे हाँ या ना, आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए बच्चे, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताएंगे। आगे आइए, आप जानते हैं ट्राइपीजियम समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है। मेरे प्यारे साथियों, बोला गया है दोनों समांतर भुजाओं के योग बताना है, तो 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग a + b मानो इंटू h हमारा दिया गया है 18, दोनों भुजाओं के बीच का दूरी, समांतर भुजाओं के बीच का दूरी 18 है, और ये कितना हो जाएगा, इतना। सर जी अगर कटता है तो काटिए, 2 से कटेगा, ये 9 बार में, 9 से काटेंगे, 9 एका ही 9, ठीक है बच्चे, 2 हुआ, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो दोनों भुजाओं के योग हो गया हमारा 132। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या होगा बच्चे, सी। अरे बोलिए हाँ या ना, बोलिए। एक बात, सारे बच्चे का कमेंट हम देख रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताने की प्रयास करेंगे कि ट्राइपीजियम जो होता है, जो समलम चतुर्भुज होता है, ये पूछा हुआ प्रीवियस ईयर की बात हम कर रहे हैं कि समलम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो आपस में कैसे विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है या एक दूसरे को बराबर अनुपात में, मतलब लंब द्विभाजित करता है या सम द्विभाजित करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कि केवल बाइसेक्टर होता है, या समान अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि सम चतुर्भुज रोम्बर्स रहे तो एक दूसरे को विकर्ण 90 डिग्री पे सम द्विभाजित करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। समांतर चतुर्भुज रहे तो एक दूसरे का विकर्ण केवल सम द्विभाजित करता है, केवल विभाजित करता, 90 डिग्री पे नहीं, केवल सम द्विभाजित करता है। ट्राइपीजियम रहे, समलम चतुर्भुज रहे तो ये एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। ये 1-2 तो ये भी 1-2 होगा, समान रेशियो में विभाजित करता है समलम चतुर्भुज का विकर्ण। ये सब याद रखेंगे बच्चे। इसका एरिया होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, इसका एरिया होता है आधार गुना ऊंचाई, इसका विकर्ण होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। बस इससे ज्यादा चतुर्भुज में कुछ नहीं होता है। बोला गया एक वृत्त में एक चाप का केंद्र 84 डिग्री पे कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो चाप की लंबाई की फॉर्मूला, चाप की लंबाई की फॉर्मूला, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके लिखो तो चाप की लंबाई की फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री या 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है कि दोनों होता है। सर चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, अगर आप यहां पे 2 लगाएंगे तो यहां 360 लगाना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसकी लंबाई दिया गया है 22 है, त्रिज्या निकालना है। पाई की मान 22/7 होता है, त्रिज्या मुझे मालूम नहीं है। थीटा मेजर दिया गया 84 डिग्री दिया गया, नीचे में 180 डिग्री है। साथियों 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 22 से 22 शहीद हो चुका है, 12 सत्ती 84 होता है, 12 से इसको काटेंगे सर, 12 एका ही 12 और 12 पंचे 60, इस और लेके जाएंगे, आर की मान हो जाएगा 15, आर की मान हो जाएगा 15, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 15, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा बच्चे, 15 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलिए कोई दिक्कत है बच्चे तो बताएंगे आप मुझे। अरे कोई दिक्कत,
आगे आइए, बोला गया है ये दिया गया है, अब मिश्र अनुपात कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, तो सभी को मिला दीजिए, सीधा सीधा गुना कर दीजिए, सीधा सीधा क्या कीजिए बच्चे, गुना कर दिए, कुछ करना नहीं। कंपाउंडेड रेशियो जो होता है, मिश्र अनुपात जो होता है, ये दोनों को जब मिक्स करेंगे तो सीधा सीधा गुना 3/4 गुना 6/7, और ये दिया गया है कितना, 36/x दिया गया है साथियों। इसी की मान निकालना है मेरे प्यारे साथियों। ये होता है कितना, 6 18, 18 दूनी 36। अब इसको इधर गुना करेंगे, इसको उधर गुना करेंगे, 7 चौके 28, 28 दूनी कितना होगा, 56। 7 चौके 28, 28 दूनी क्या होगा, 56। बोलिए हाँ या ना, क्या आंसर होगा बच्चे, जल्दी से बताएंगे। बोलिए बुआ, ई मार सकते, 56 तो कहीं दिखा ही नहीं, ठीक है, 56 तो कहीं दिखा ही नहीं। आगे आइए साथियों, गौर फरमाइएगा, गौर से समझिएगा। बोला गया मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता का अनुपात दिया गया 3:4 है और 5:9 है। ए और बी 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो पिघला कर, बोला गया तथा पिघलाकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई जाती है। सी में तांबा और जस्ता के अनुपात बताइए। देखिए तांबा और जस्ता के अनुपात दिया है, और ऊपर में तांबा और जस्ता के अनुपात दिया है, और नीचे में तांबा और जस्ता के ही अनुपात पूछ दिया हो तो ये समा अनुपात, मतलब अनुपात का क्वेश्चन होता है, रेशियो का क्वेश्चन होता है। अगर ऊपर में जस्ता और तांबा के अनुपात दिया है, नीचे में पूछ देगा कि किस अनुपात में मिलाया गया है, बिना तांबा जस्ता का पूछ देगा किस अनुपात में मिक्स किया गया, मतलब पहले बर्तन से कितना और दूसरे बर्तन से कितना क्वांटिटी लिया गया है। अगर क्वांटिटी के अनुपात पूछेगा तो वो एलिगेशन का क्वेश्चन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे साथियों, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ए और बी में तांबा और जस्ता है, तो तांबा कितना है ए में, तो 3:4 तांबा और जस्ता। ये तांबा हो गया, ये क्या हो गया, कॉपर और जिंक है ना, कॉपर और जिंक है बर्तन ए में, ए मिश्र धातु में। और बी में, बी मिश्र धातु में कितना है बच्चे, तो बोला गया है बी मिश्र धातु में कितना, 5 और 9 है। बोला जाता है ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब मिक्स अनुपात जो दिया गया है, मिक्स अनुपात ए और बी का जो दिया गया है साथियों 2:3 दिया गया है। मतलब पहला बर्तन से अगर 2 यूनिट लेंगे तो दूसरा बर्तन से 3 यूनिट। अगर ये लीटर में होगा तो पहला बर्तन से 2 लीटर तो दूसरे बर्तन से 3 लीटर लेकर और दोनों को मिला दीजिए, 2 लीटर और 3 लीटर, उसमें बताइए तांबा और जस्ता के अनुपात क्या होगा। तो ऐसे करने के लिए मुझे क्वांटिटी, मिश्रणों की क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तब जाकर मिक्स कर पाओगे। ये जो इसकी क्वांटिटी टोटल कितना हुआ, 4 3 7, इसकी तो सर जी 9 5 14, क्या ये क्वांटिटी सेम है, नहीं। तो पहले सेम कीजिए उसके बाद कुछ कीजिएगा। तो पहले सेम करने के लिए 14 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना। सर क्यों गुना करेंगे, क्योंकि रेशियो की प्रॉपर्टी होती है साथियों, क्या कि सर जी रेशियो कहता है कि अपने जरूरत के अनुसार किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते, जोड़ घटा नहीं सकते लेकिन गुना भाग कर सकते हैं आप मेरे प्यारे साथियों। ये अब बराबर क्वांटिटी में जब आ गया है तब किस बर्तन से कितना लेना है वो डिसाइड आप कर सकते हैं। पहला ए की बर्तन से 2 लेना है तो 2 से गुना कर दो, बर्तन बी से 3 लेना है तो इसमें 3 से गुना कर दो। ऑल ओवर ए में कितना से गुना किए हो, तो 4 से, तो यहां भी 4 से, यहां भी 4 से, यहां 3 से, तो यहां भी 3 से, यहां भी 3 से। इसको गुना करोगे 4 तिया 12, ये 5 तिया 15, ये दोनों जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। इसको गुना करोगे 16, इसको गुना करोगे 27, इसको जोड़ोगे 9 7 13, ये 3 4 43 हो गया। तो 27 अनुपात कितना हो गया, 43। क्या होगा बच्चे, 27 अनुपात 43 के अनुपात में मिक्स हुआ है। आंसर क्या होगा, सी होगा। तो मिक्स करने का तरीका आप जान गए होंगे, कैसे मिक्स किया जाता है। सबसे पहले उसको जोड़कर इक्वल करेंगे, इक्वल नहीं रहेगा तो इक्वल करेंगे, और जिस बर्तन से जितना लेना है उतना ले लेना है, ठीक है, उतना से गुना कर देना है। आगे आइए साथियों, बोला जाता है ए बी से 40% अधिक कुशल है। कुशलता का मतलब क्षमता होता है, ए और बी और सी है, इससे 40% अधिक कुशल है। तो ये अगर 100 होगा तो बी से ये 40% अधिक कुशल है, 140 होगा।
बोला गया सी 20 से 20% कम है, सी जो है 20 से 20 कम है, ये 100 है तो 20 कम 80 हो गया। सर जी 0 से 0 कट रहा है, काट दिए, 2 से काटेंगे 7 होगा, 2 से काटेंगे 5 होगा, 2 से काटेंगे 4 होगा। ये क्षमता की बात किया है, इफिशिएंसी की बात किया। क्षमता क्या होता है? एक दिन में किया गया काम को क्षमता कहते हैं। ए एक दिन में या 1 घंटा या 1 मिनट में ए 7 काम करेगा तो बी 5 करेगा तो सी 4 करेगा। बोला जाता है कि ये एक साथ कार्य करते हुए वे किसी काम को 5 दिनों में समाप्त किया। तो साथियों ये लोग अगर यहां से टोटल वर्क दे देगा, कैसे देगा सर जी? तो ये लोग अगर एक दिन में टोटल काम कितना करता है तो सर 7 5 12 4 16 काम करता है। 5 दिनों में पूरा काम खत्म किया। तो ये लोग तीनों मिलकर एक दिन में 16 काम, तो 5 दिनों में 16 पंचे 80 काम। कितना काम हुआ? 80 काम हुआ बच्चे। 5 दिनों में 80 काम टोटल वर्क हुआ। अब बोला गया है ए इस कार्य का 70% भाग, तो इस काम का कितना है? तो 80, 80 का 70% भाग कितना होता है? परसेंट से डबल जीरो गया, 8 7 56, 56। तब बोला जाता है पूरा काम को कितने दिनों में करेगा? सर जी ए से करवाना है, तो सर जी ए से अगर 56 काम करवाना है, ए एक दिन में 7 काम करता है, 56 काम करने में 8 दिन लगाएगा, 8 7 56, कितना लगाएगा? 8 दिन। आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। बोलिए हाँ या ना बच्चे? आगे बोला जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, एक साइकिल के पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो व्यास से मेरा कोई काम नहीं, त्रिज्या से काम होता है। त्रिज्या 7/2 हो गया, इतना सेंटीमीटर है। एक साइकिल सवार को एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए बोला गया है इतना किलोमीटर पर घंटा की चाल से 75 मिनट लगते हैं। यात्रा के दौरान पहिए कितने चक्कर लगाएंगे? तो सबसे पहले बताओ, पहिए एक चक्कर में, याद रखना है कि एक चक्कर में कितना दूरी जाता है? तो ये अपने परिधि के बराबर दूरी जाता है, परिधि के बराबर में, और परिधि होता है 2 पाई r दूरी होता है। मानिए m चक्कर माना, सबसे पहले दूरी कितना गया? तो सर जी दूरी बराबर में 4 गुना समय, तो ये सर जी 36.3 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 75 मिनट लगा इसको घंटा बनाने के लिए। 60 से भाग, इतना दूरी उसे चलना है। 0 से 0 नीचे गया। सर जी आप देख पा रहे हैं, अगर इसको आप काटेंगे कितने बार में काटेंगे? 3 से काटेंगे तो ये 6 से काटिए, 3 से काटिए तो ये 2 0 होगा, ठीक है। 3 से काटेंगे ये होगा 1, 3 दूनी 6, 121, ठीक है बच्चे। आगे बताएंगे, ये 5 से काटेंगे तो ये 2 होगा, 5 से काटेंगे तो ये 15 होगा, 5 से काटेंगे ये 4 होगा, 5 से काटेंगे तो ये कितना होगा सर जी? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कितना? 5 3 15, 3 हो जाएगा। एक बात आप मुझे बताइए, किलोमीटर में हमारा दूरी आएगा। सबसे पहले आप इसको मीटर में बना लीजिए, मीटर में बना लीजिए, ये भी अच्छा होगा। मीटर में बनाने के लिए 1000 से गुना ये मीटर, फिर सेंटीमीटर में बनाइए 100 से गुना, मीटर से किलोमीटर से 1000 में गुना किए, मीटर में गया, मीटर से सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है। सर जी इसे इसको काटेंगे कितना? 4 दूनी 8, तो 125 अट्ठे होता है 1000। तो यहां से टोटल क्या आ गया? दूरी कितना आ गया? 121 गुना 3 गुना 125 गुना 1000, इतना दूरी गया है। कितना चक्कर लगाया होगा? सर जी एक चक्कर में 2 पाई r दूरी जाता है, 2 पाई की मान 22/7, r का मतलब कितना हो गया? 7/2, इतना सेंटीमीटर दूरी जाएगा। कितना चक्कर लगाएगा? मानो n चक्कर लगाया, टोटल दूरी गया है 121 गुना में 3 गुना में 125 गुना में 1000, 100। साथियों 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, 11 दूनी 22, 11 का है 11। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना होगा? 50, 50 होगा। सर जी इससे अगर आप गुना करते हैं, 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा, 15 0, 15 5 75, पहले गुना कर ले, 15 5 75 5 बाकी है तुम्हें 7, 15 30 7, 15 और 3 18 गुना 11 करके बताएंगे बच्चे। 0 5 7 5 12 का 2, ठीक है, 8 7 15, 15 और 1 16, 8 और 1 9, 9 1 10, 2। सर जी 2 आंसर क्या होगा? बी।
टोटल इतना चक्कर लगाना होगा। एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी जाता है बच्चे, एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी जाता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बोला गया 75 मीटर का समय है, 75 मिनट का समय है। हम चल रहे हैं 36.3 किलोमीटर पर घंटा से। तो सबसे पहले कितना दूरी गए, तो दूरी बराबर में 4 गुना समय, दूरी निकल गए। और उस दूरी में कितना चक्कर लगाए, तो एक चक्कर लगाने, अगर साइकिल से जा रहे हैं तो एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर दूरी जाएंगे। तो टोटल दूरी हम इतना सेंटीमीटर जा गए। हमने क्या किया, किलोमीटर में ये दूरी आया, 1000 से गुना किया, मीटर में आ गया, फिर 100 से गुना कर दे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो। क्यों सेंटीमीटर में किए, क्योंकि त्रिज्या हमारा सेंटीमीटर में था, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला गया है एक नाव 52 मिनट में धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा हो तो नाव धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक बात बताएंगे, धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ, तो x प्लस वाई, नाव की चाल x और धारा की चाल y प्लस में होता है, लेकिन 3 है। तो सर चाल बराबर में दूरी बटा समय होता है। तो दूरी आप मुझे बताओ कितना दूर गए हैं, इतना दूर गए हैं, कितना मिनट में, 52 मिनट। मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग, 13 चौका 52, और ये कितना हो जाएगा, तो 13 चौका 52, 12 पंचे 60, 13 से काटेंगे, 13 गुना 13 1 पॉइंट इतना, इससे गुना कर देंगे, 12 गुना 13 करेंगे, 12 गुना 13 करेंगे तो सर जी 13 दूनी 26 और 13 दो 15, 156, एक अंक के बाद दशमलव, सर जी 15.6 होगा। इससे इधर लेके जाएंगे, x की मान कितना हो जाएगा, 12.6। तो अगर नाव की चाल 12.6 हो गया तो आप बताएंगे प्रतिकूल, प्रतिकूल जाना है तो x माइनस वाई नाव की चाल होता है। नाव की चाल इतना है, प्रतिकूल में धारा की चाल में से नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाता है, और धारा की चाल 3 था, घटा देंगे, ये कितना का 9.6 किलोमीटर पर घंटा। सर समय क्या लगेगा, तो समय बराबर में दूरी बटा चाल, प्रतिकूल में जाना है, प्रतिकूल में नाव की चाल हो जाएगा 9.6, इसको उड़ा देंगे ऊपर जाएगा, 12 सत्ती 84, 12 अट्ठी 96। अब इसको काटेंगे 2 से तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, 7 पचे 35, 35 बटा 4, तो ये हो जाएगा सर जी 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 उतरा 3, 7 चौके 28। ए भाई ये क्या हो गया, कितना होगा जी, गलती हो गया कहीं क्या, इतना किलोमीटर का दूरी। अच्छा रुकिए, देख रहे सर जी, आप रुकिए, मुझे देखने दीजिए, आपकी कमेंट पे कोई ध्यान नहीं, पहले हम देखिए हमने कहां गलती किया। देखो लग रहा है यहीं पे गलती की है सर जी, जरूर हमने गलती किया होगा। सर जी एक बात बताओगे, चाल बराबर में दूरी बटा समय, दूरी तो यही गया है और समय 52 मिनट था। अब मिनट था, इसको घंटा बनाने के लिए 12, ये कितना हो जाएगा, देखिए 13 चौका 4 से काटे, 13 चौका 52, 13 होगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना होगा, 4 से किसी 15 चौका 60, 15 होगा। यही हमने गलती किया था। ये कटेगा कितने बार में सर जी, 13 बार में। इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 45 की 5 और 15 और 4 19। देखो आपने सही बोला, हमने गलत किया, कोई बात नहीं। तो नाव की चाल हो जाएगा, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 16.5, और ये हो गया। अब प्रतिकूल में जाना है, प्रतिकूल में नाव की चाल होता है x माइनस वाई, x की मान है 16.5, नाव की चाल इतना है 13.5 हो जाएगा। सर जी समय बराबर में दूरी बटा चाल, प्रतिकूल में नाव की चाल 13.5 है, घट गया चाल, धारा की चाल घटा दिए 84 और 13.5 से के हिसाब से ये उड़ेगा तो नीचे में 10 आएगा, या छोड़ो नीचे में क्या, यहां दे दो, ऊपर दे दो। सर जी 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 7 5, और ये कितना हो जाएगा सर जी, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 8 4 12, ये हो जाएगा 9,
और ये हो जाएगा कितना होगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 28 तिया 84, 28 तिया 84, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 9 से 9 छक्के 54, 6.22 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं है। आगे आइए, ध्यान दीजिए बुआ। आगे बोला जाता है कि यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी की वजह से एक व्यक्ति 250 में 22 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है, तो बोला कि चावल की वास्तविक मूल्य बताना है। मेरे साथियों 10% चावल का मूल्य में कमी हुआ, तो मूल्य 10% का कमी, 10 के फ्रैक्शन मान 1/10 होता है, 10 में 1 का कमी हो गया। पहले मूल्य 10 था, आज 9 हो गया। ये प्रारंभिक हुआ और ये वर्तमान में हुआ। आप जानते मूल्य का उल्टा वस्तु होता है। वस्तु का दाम अगर दाम बढ़ गया तो वस्तु कम खाएगा, दाम घट गया तो वस्तु ज्यादा खाएगा। तो इसको उलट दो, उल्टा 9 और 10। पहले वस्तु हम 9 केजी लेते थे, अब 10 केजी ले रहे हैं। कितना बढ़ा कर ले रहे हैं सर, 1 केजी बढ़ा कर ले रहे हैं। और क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ा कर ले रहा है, 22 केजी। तो आप मुझे बताएंगे 9 यूनिट की मान कितना होगा। प्रारंभ में हम लोग वास्तविक में 9 केजी खरीदते थे, 1 का मान 22 तब 9 की मान हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198। मेरे प्यारे साथियों मूल्य निकालना है, तो मूल्य 198 केजी आप चावल ले रहे हैं। बताओ कितने रुपया में, तो 250 रुपया में। तो 1 केजी के दाम कितना होगा सर, 998 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 होगा, 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 5, 125 होगा। तो ये 125.99, तो 1 रुपया लगभग में कितना होगा, ये उतर जाएगा। 5 में से अगर 15 में से 9 जाएगा 6 होगा, और 9 2 11 26। सर जी इसमें दशमलव लगाएंगे, 0 होगा, 9 3 27, ज्यादा होगा 2, लगभग ये होगा 2 होगा। तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 और 1 19, तो ये 2 हो जाएगा। और 15 में से 9 जाएगा, 15 में से अगर 9 जाएगा 6 होगा, 0 0। अब 9 7 63, लगभग में आपका यही ए ही आंसर होगा। आंसर क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना है कि वस्तु की दाम बढ़ेगा तो वस्तु कम लेंगे, दाम घटेगा तो वस्तु ज्यादा लिया जाता है। मतलब दाम की उल्टा वस्तु, वस्तु का उल्टा दाम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे आइए बच्चे, बोलेगा 55 वस्तु का अंकित मूल्य 99 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले ये लिखिए 55 वस्तु का अंकित मूल्य बराबर है 99 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। सर जी 11 से काटेंगे 5 बार में, 11 से काटेंगे 9 बार में, तो एमपी बटा में सीपी, सीपी को इधर 9 बटा 5। वस्तु को खरीदा गया 5 में, अंकित किया गया 9 रुपया। आगे बोला जाता है, आगे बोला गया 56 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 35 वस्तु के अंकित मूल्य के बराबर। सर 7 से काटेंगे, 7 5 35, 7 8 56। सर एसपी बटा में एमपी, 5 बटा ये 8 इधर चला जाएगा। विक्रय मूल्य किया गया 5 और अंकित किया गया 8। यहां से अंकित कह रहा 8, यहां से कह रहा 9, ये गलत बात है। अंकित मूल्य को सेम कीजिए। तो अंकित मूल्य ये रेशियो में आप जानते होंगे कि सर इस 9 को उठा के यहां गुना, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, इस 8 को यहां गुना कर दीजिए। तो सर जी एक रेशियो बन गया किसका, सीपी, एसपी और एमपी का। ऐसा नियम क्यों किए, क्योंकि दोनों एक ही क्वेश्चन में अंकित मूल्य अलग अलग कैसे हो सकता है। सर जी यहाँ पे 8 पंचे 40 क्रय मूल्य हो गया, 9 पचे 45 विक्रय मूल्य हो गया, और 9 8 72 अंकित मूल्य। यहां से भी 9 8 72 हुआ। अब बताओ, बोला गया है प्रत्येक वस्तु की बिक्री होने से पहले लाभ या हानि की गणना ज्ञात करें। तो आप बताओगे बिक्री होने से होने वाले, सॉरी बिक्री होने से पहले, बिक्री से क्या लाभ या हानि होगा। बिक्री हुआ तो बताओगे वस्तु को खरीदे 40 में, बेच रहे 45 में। मेरे प्यारे बच्चे कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ। कहां से, 40 से। प्रतिशत क्रय मूल्य से लाभ या हानि होता है। अब बताओगे परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना किए, 5 से काटे तो 8, 1 बटा 8 आप जानते हैं 12.5% का लाभ होता है। 12.5 ये है, इसमें हम नहीं लगाएंगे, सी आंसर होगा, 12.5% का लाभ होगा।
आगे बोला गया है साथियों कि एक निश्चित बिल पर 27% का छूट देता है और 20% और 10% के दो क्रमिक छूट के बीच अंतर 56 रुपया है। मेरे साथियों, एक सिंगल डिस्काउंट दे दिया 27%, एक दो क्रमिक छूट दिया, तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ क्या होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट होता है a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 होता है। सर जी, आप a की मान 20 रखेंगे और 10 रखेंगे, b की मान रखेंगे यहां से 10 20 30 और 2 घटेगा 28% हो गया, और सिंगल डिस्काउंट कितना है 27%। ये दोनों की अंतर कितना है 1%, ये 27% था, यही दोनों के अंतर 1 है। अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, मेरे अनुसार 1%, क्वेश्चन के अनुसार बोला गया 56 है, 1 की मान 56। आप जानते दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, 100% की मान 5600 हो जाएगा। तो जो बिल की जो धनराशि जो था ओरिजिनल में 100% होता है, तो 100% की मान कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला 2 वर्षों में 36,000 रुपया पर देय राशि क्या होगी। 36,000 रुपया पर देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% और 6% है। मेरे प्यारे साथियों, तो साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज में सीधा सीधा क्या होता है बच्चे, आपको क्या करना है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। अगर रेट चेंज हो तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा रेट को जोड़ देते हैं, 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देय राशि पूछा है, मतलब आपको अमाउंट पूछ दिया है, तो एक साल में प्रथम वर्ष में 8%, द्वितीय वर्ष में 6%, 8 6 एसआई बना है, 8 6 14%। अगर बराबर रहता तो 2 से गुना कर देते, 8 दूनी 16 होता, 6 दूनी 12 जो भी रहता, लेकिन ये 2 वर्षों में, प्रथम वर्ष में 8%, द्वितीय वर्ष में 6%, 8 6 14% ऐसा ही बना। अमाउंट कितना होगा, दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, 100 में अगर 14% जोड़ देंगे तो 114%, यही अमाउंट है। या आप 14% की मान मूलधन से निकालकर जो आएगा जोड़ दीजिए, या 114% की मान निकाल लीजिए। तो सर अगर अमाउंट निकालना तो डायरेक्ट निकाल लीजिए ना, कि अगर हमारा एसआई आया है 14%, तो 114% का ही मान निकालते डायरेक्ट, परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा। सर जीरो होगा, 6 चौके 24। सर 0 और 4 का आंसर क्या हो सकता है, देखिए तो बच्चे एक बार आप मुझे बताइए। इकाई अंक 0 और 4, देखो वही आप गुना करेंगे तो मेरे ख्याल से मूलधन आपका यही आ जाएगा। मूलधन क्या होगा बच्चे, यही आ जाएगा। कितना आएगा, तो 41,040, ये आंसर हमारा हो गया। बहुत खूब बच्चे, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बराबर होता है। साधारण ब्याज याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष में क्या होता है बच्चे, बराबर होता है। बोला अगर राधा ने 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% दर से 1,60,000 रुपया जमा किए, यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मुझे बताएंगे कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, अर्धवार्षिक होगा, 2 से भाग लग जाएगा, 5% होगा। 2 वर्ष का समय है, तो सर जी 2 ईयर में अर्धवार्षिक होता है 6 महीना, 1 साल में 2 गो छमाही, तो 2 साल में 4 गो छमाही होगा, 4 हाफ ईयरली हो जाएगा। याद रखेंगे 2-3 बातें, 2 वर्ष का समय रहे और सीआई रेट अगर 10% रहे तो सीआई हमारा बनता है 21%। 3 साल का समय रहे, रेट 10% रहे तो सीआई बनता है 33.1%। और 4 वर्ष का समय रहे और सीआई 10% रहे तो सीआई 4 वर्ष का समय रहे, रेट 10% रहे तो सीआई बनता है 46.41%। 41% क्या बनता है, 41%। याद रखेंगे एक बात और याद रखेंगे साथियों, अगर रेट हमारा 5% रहे और समय हमारा अगर 4 वर्ष रहे या 4 हाफ ईयरली रहे तो सीआई बनता है 21.5%, 55% लगभग में, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, यही लगभग में होता है, या आप फ्रैक्शन मान से भी कर सकते हैं, लेकिन इसी से कीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बताओगे 4 हाफ ईयरली का समय है, रेट है आपका 5%, तो सीआई बनेगा 21.55%। किसका, तो 1,60,000 का मेरा डायरेक्ट सीआई निकल कर आ जाएगा। सीआई ही पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 21.55%। याद कर लीजिएगा सारे बच्चे। चलो 2 बार हमरे साथ बोलो तो 5% की दर से 4 साल का समय होगा,
4 साल का समय होगा तो CI क्या बनेगा 21.55, 21.55, 21.55, 21.55, 21.55, 16 की 16 85 88 80 और 16 और 8 24, 16 दूनी 32, 32 और 2 36, 3640। ए भाई सॉरी 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 32 और 2 34 होगा, 34 800 लगभग में। देखो बोले थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, कोई बात नहीं है। बोलो 5% की दर से 5% की दर से 5% की दर से क्या 4 वर्षों के लिए CI होगा 21.55%, 21.55%। याद रखेंगे 21 की पावर 4, 19 44 41, 19 44 81, 19 44 81 ये भी होता है। अगर ये भी याद रखेंगे तो फ्रैक्शन मान से तुरंत बन जाएगा। 19 44 81, 19 44 81, 19 44 81। सर कैसे? तो हम आपको एक बात बताते हैं, इसकी फ्रैक्शन मान कितना होता है सर जी? अगर इसकी फ्रैक्शन मान अगर आप रखेंगे, इसकी फ्रैक्शन मान होता है 1/20, एक साल में हो जाएगा 21/20, एक अर्धवार्षिक में। टोटल कितना अर्धवार्षिक है? तो 4 अर्धवार्षिक है, तो 21/20 पे पावर 4 कर दो तो आ जाएगा ये 21 के पावर 4 होता है। याद रखेंगे 19 44 81, 19 44 81, 19 44 81 और 2 पे पावर 4 कितना? तो 16, 4 गो 0। अब बताइएगा अगर हमारा मूलधन ये हुआ तो अमाउंट ये हुआ, तो मूलधन बराबर मूलधन तो मिल ही गया, ये अमाउंट हो गया, ये मूलधन हो गया, तो ब्याज बताओ कितना होगा? सर इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको जैसे घटाएंगे तो ये 1 होगा, ये 8 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, 9 में से 6 जाएगा 3 होगा, ये हो गया हमारा ब्याज। अरे अमाउंट में से अगर मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ गया, डायरेक्ट मिल गया आंसर। दोनों तरीका बताए, फ्रैक्शन से भी और डायरेक्ट याद रखने के तरीका से भी। लॉगरिथम बोला गया है कि लॉग अगर हमारा log 9/16 x है -1/2 है। एक बात याद रखेंगे साथियों कि अगर x की मान निकालना है तो log ऑफ मानिए e और x हो और y हो तो x की मान क्या होता है? log पे सीधा log इधर चला जाता है इस और पावर में y हो जाता है। ये डायरेक्ट फार्मूला था, log हट जाता है e पर पावर हो जाता है y x बराबर में, सीधा सीधा ये इधर चला जाएगा। ये क्या होगा? 9/16 पर पावर क्या हो जाएगा? x बटा में -1/2। किसी भी संख्या पे पावर मेरे प्यारे साथियों नेगेटिव रहे, इसको उलट दोगे तो ये पॉजिटिव पावर हो जाता है। तो अगर 9/16 है और इस पे -1/2 पावर है तो x को उलट दोगे 1/x करोगे तो पावर में सीधा 1/2 हो जाएगा, सीधा 1/2 हो जाएगा। दोनों और होल स्क्वायर कर दीजिए, तो इस और होल स्क्वायर करेंगे, इधर भी होल स्क्वायर कीजिए, इधर भी होल, इससे ये कट जाएगा। इसकी मान 9 के स्क्वायर हो जाएगा 81, 16 के स्क्वायर 256, 1/x। x इधर भेजोगे तो x की मान हो जाएगा 256/81, 256/81। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। अरे हाँ या ना? चलिए बच्चे आगे बढ़े। लॉगरिथम का ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। बोला गया है 96 रुपया के 100 रुपए वाले 10% स्टॉक में लगे धन के बराबर x रुपया भाव वाले 12 स्टॉक में लगे, बोला गया 12% स्टॉक में धन लगाने पर बराबर आय हो तो बोला गया है x की मान ज्ञात करें। देखोगे आपको यहां प्यार से हम जैसे समझा रहे शेयर एंड लाभांश का क्वेश्चन, वैसे आपको समझना है कि सर जी 10% स्टॉक मतलब क्या होता है? सर मतलब 10 रुपया के हम इनकम कर रहे हैं, कितना रुपया लगाने पे? सर 96 रुपया लगाने पे। 1 रुपया के मुझे इनकम आय कब होगा? जब 96/10 रुपया लगाएंगे। मुझे चाहिए 10% का स्टॉक वाला धन, तो सॉरी 12% वाला स्टॉक, 12% चाहिए मुझे, 12% का लाभ चाहिए। सर जी 99/10, 1 का मान इतना, 12 की इनकम चाहिए मुझे, 12 का लाभ, तो गुना में 12 कर देंगे। सर इसको गुना करेंगे, 12 छक 72 का 2, ठीक है, बाकी हाथ में 12 छक 72 का 2, बाकी में सब 12 नमा 108, 108 और 7 करेंगे तो 115 हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव। तो ये मुझे 12 रुपया लाभ चाहिए तो मुझे इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? इतना रुपया, 115 रुपया 20 पैसा। दिस इज कॉल्ड एक्स।
इसी के बारे में पूछा गया है। यही x रुपया पे कितना धन लगाना पड़ेगा, तो x की मान कितना 115। अगर बराबर इनकम करना है मतलब 12% स्टॉक करना है तो आपको 115 रुपया 20 करना है, 115 रुपया 20 पैसा। आंसर क्या होगा, बी होगा। बस सिंपल बात, और कुछ नहीं था। कितना धन लगाना होगा वही पूछा गया है। इसकी मान पूछा गया गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी आप जानते, अगर दो टर्म A1 A2 A3 अगर जीपी में है ये टर्म, तो इसकी कॉमन रेशियो जो होता है वो बराबर होता है A2 बाय A1 बराबर में A3 बाय A2, ये सब बराबर होता है साथियों। यहां पे ये A1 है, ये A2 है, A3 है। जीपी में अगर है तो 2k प्लस में 1 बटा में क्या k माइनस में 2 बराबर में 6k A3 प्लस में A3 बटा में A2 कितना है तो K2 प्लस 1। सर जी इसको इधर गुना करेंगे, K2 प्लस 1 K2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2k, मतलब 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में इसको इधर गुना करेंगे तो 6k स्क्वायर प्लस में 3k, माइनस से गुना करेंगे माइनस में 6 दूनी 12k, ठीक है, माइनस में 3 दूनी 6। सर जी इसको आप मुझे गुना बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर 4k होगा प्लस में 1 और 2 दूनी 4k बराबर में 6k स्क्वायर प्लस में 3k। अब बताएंगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, 12 में से 3 जाएगा तो 9 माइनस 9k होगा माइनस 6 होगा। आप मुझे बताएंगे ये a प्लस बी की होल स्क्वायर लगा दिए है ना। अब सारे को उठा के इधर कर दो, कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा तो 6k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर चला जाएगा तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाला ये इधर जाएगा तो 9 4 कितना होता 13k, 9 4 13k होता है, ठीक है बच्चे। और माइनस वाला एक प्लस वाला है उधर जगह लेके जाओगे तो -7 हो जाएगा बराबर में 0। ये हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस में 14। ये गुना करेंगे अगर तो सर जी दो संख्या ऐसा ढूंढिए कि गुना करने पे -14 हो जाए, जोड़ने घटाने पे -13 हो जाए। तो -14 गुना 1 -14, 14 प्लस 1 करेंगे, -14 प्लस 1 करेंगे -13 होगा। तो x की मान क्या, मतलब k की मान क्या होगा, तो बराबर के उस और लेके जाओगे तो जो माइनस वाला संख्या रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस वाला रहता है वो माइनस होता है, -1 होगा। लेकिन k स्क्वायर के आगे में जो कोफिशिएंट है उससे भाग दू, ये दू, तो k की मान हो गया क्या होगा 14/2 का मतलब 7 और -1/2। तो इसमें बोला गया है k की मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा सर, धनात्मक मान नहीं पूछा है जी, -1/2 भी होगा और 7 भी होगा। 2 मान आपका आ गया है, 2 मान होगा। आप जानते हैं जब 2 वैल्यू मिल जाए तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, है ना। आपका आंसर क्या होगा बच्चे, डी होगा। चलिए बोला गया x और y के बीच इस प्रकार संबंध ज्ञात कीजिए जो कि ये समदूरस्थ है, इक्वल डिस्टेंस पे, समान दूरी पे है। तो आप जानते हैं ये सब क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। ये एक्स वाई है, ये पॉइंट मानिए O है, ये O से, और ये A और ये B है। आप जानते हैं ये कितना है तो 5 और 3 है बच्चे, ये 4 और 6 है। मेरे प्यारे साथियों यहां से यहां तक ये दूरी बराबर है, इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है साथियों, तो ये बताएंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यहां भी AO बराबर में OB। अब यहां भी रूट लगेगा, यहां भी रूट लगेगा, हम कहते हैं दोनों जगह रूट है, कैंसिल कर देगा। तो सर जी डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। सर इसमें से इसको घटाइए, सर x माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में अब y में से 3 को घटाएंगे, ये होल स्क्वायर बराबर। अब ये दोनों में डिस्टेंस लगाएंगे, इसकी दूरी निकल चुका है AO के, OB की निकालिए। यहां स्क्वायर रूट लगता लेकिन इधर भी स्क्वायर रूट के कारण कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट। सर इसमें से इसको घटाएंगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 6 का होल स्क्वायर। सर जी ये x माइनस इसका हट एक a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 5 दूनी 10 का x, y स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 3 दूनी 6y बराबर में इसको करेंगे x स्क्वायर माइनस में ये प्लस में 16 माइनस में क्या होगा 4 दूनी 8। सर y स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 6 दूनी 12 y। साथियों एक बात आप मुझे बताएंगे, x स्क्वायर
ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा माइनस वाले टर्म को सबको उधर भेजा देंगे। माइनस 10x और इस और जाएगा तो प्लस में ये 10x हो जाएगा, माइनस में 8x, तो क्या होगा 2x हो जाएगा। और आप ध्यान देंगे माइनस में 6x है, बराबर के उधर जाएगा, माइनस 12 में से प्लस 6 जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस में 6y होगा। और आपको क्या करना है, तो सर जी 25 और 9, तो सर जी 9 5 14, 34 हो जाएगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए 34, इधर से 25 और 9 34, 36 में से 34 जाएगा 2, 16 और 2, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, बराबर में 0, 2 कॉमन लेंगे, x माइनस में 3y प्लस में 9 बराबर में 0 हो जाएगा। x माइनस में 3y x, ए भाई देखो तो एक बार 36 और 9 प्लस में ही होना चाहिए बच्चे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरे कुछ नहीं भाई साहब, आप इसको इधर कर दीजिए, सिंपल बात है, इसको उठाइए पुठाइए इधर कर दीजिए, तो माइनस वाला 3 क्या होगा प्लस में 3y, और ये प्लस वाला x माइनस में हो जाएगा, बराबर में 9 हो जाएगा। सबको उठा के इधर कर दिए, आई का आंसर सी तो मिल ही रहा है, केवल लग रहा है कि नहीं है ना बउआ, ठीक है बच्चे। तभी लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया दो बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान है, क्या है भुजाओं की संख्या समान है, उनकी लंबाई का अनुपात 7:5 है, और बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल दिया गया है इतना है। मेरे साथियों एक बात बताओ, भुजाओं की संख्या दिया गया है, मतलब भुजाओं की लंबाई दिया गया 7:5, तो एरिया आप जानते स्क्वायर करने पे निकलता, आयतन पूछता था क्यूब करते, एरिया के लिए 7 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25, स्क्वायर करेंगे, एरिया के लिए स्क्वायर करेंगे। बोला गया बड़े बहुभुज के क्षेत्रफल कितना है 1127 है, और क्वेश्चन के अनुसार कितना 49 है, तो 49 यूनिट की मान हो जाएगा 1127। एक 7 की मान 7, 7 इकाई 7 4, 7 छक्के 42 161, एक की मान क्या होगा 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 21 23 हो जाएगा। पूछा गया है क्या छोटे बहुभुज की, तो छोटे का कितना है 25 एरिया, 25 बराबर कितना 25 3 75, 25 दूनी 50, ये होगा 575, आंसर हो जाएगा सी। आज की क्लासेस मेरे प्यारे साथियों यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप, मुझे आशा है कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, एक अच्छा फीडबैक जरूर देंगे हमारे क्लास के समाप्त होने के बाद। थैंक यू बच्चे।